नमस्कार। आपका मेरे थॉटकास्टर्स इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जिनके साथ बातचीत करने वाली हूँ उनका नाम है मंजिरी मराठे। मंजिरी मराठे जी पिछले 20 सालों से सावरकर स्मारक जो दादर में है उनके साथ जुड़ी हुई है और वीर सावरकर की जो विचारधारा है उसको लोगों तक पहुंचाने का बहुत ही पवित्र कार्य वो कर रही है। तो हमसे जुड़े रहिए, एक बहुत ही सुंदर पॉडकास्ट आपका इंतज़ार कर रही है और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। चलिए शुरू करते हैं मंजिरी जी से बातचीत। नमस्कार मंजिरी जी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार चारुता, आपने जो यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है उसके लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये यूट्यूब चैनल जो है समाज प्रबोधन का एक बड़ा ही अच्छा माध्यम है और मुझे विश्वास है कि ये समाज प्रबोधन का काम भी आप इस यूट्यूब चैनल के ज़रिए करती रहेगी। धन्यवाद। कैसी है आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ और थैंक यू, आप मुंबई से यहाँ तक आपने मेरी विनती का मान रखते हुए आप यहाँ तक आई। थैंक यू सो मच। तो शुरू करेंगे आपके साथ बातचीत। बिल्कुल। तो वैसे देखा जाए तो महाराष्ट्र में तो बहुत सारे लोग आपको बहुत जानते हैं क्योंकि आपका चेहरा बहुत पहचानते हैं क्योंकि आपने काफ़ी साल दूरदर्शन के साथ काम किया है। तो आपने कोई जर्नलिज्म, मतलब आप न्यूज़ रीडर थी, तो आपने कोई जर्नलिज्म कि आपका इंटरेस्ट था बचपन से या कैसा? एक्चुअली कला क्षेत्र से तो मेरा कुछ संबंध था ही नहीं। लेकिन मैंने जर्नलिज्म का एक शॉर्ट टर्म कोर्स किया था और उस वक्त दूरदर्शन ये एक ही चैनल था, तो थोड़ा सा मन में था कि यहाँ काम करना चाहिए। और मैंने वहाँ उस वक्त अनाउंसर रहती थी जो रोज़ के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसके बारे में बताती थी। अच्छा। तो उसके लिए मैंने अप्लाई किया। उसमें तो मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं, लेकिन मैंने हिंदी युवा दर्शन में थोड़े से प्रोग्राम किए। उसके बाद आज से पाहुणे इस नाम का एक कार्यक्रम होता था, उसमें मैंने हिस्सा लिया। फिर वहाँ के जो प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने मुझे कहा कि आप न्यूज़ के लिए अप्लाई कीजिए और वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और 30 साल मैंने न्यूज़ रीडिंग की है दूरदर्शन की सह्याद्री वाहिनी पे। अच्छा, वेरी नाइस। तो ये सावरकर स्मारक जो है, तो आप सावरकर स्मारक से कैसे जुड़ी? मतलब एक्चुअली स्वातंत्र्यवीर सावरकर तो पहले से ही एक क्या बोल सकते हैं, कंट्रोवर्शियल नहीं बोलना चाहूँगी मैं, लेकिन आजकल उनको बना दिया गया है बहुत कंट्रोवर्शियल कैरेक्टर। तो एक्चुअली जो सावरकर जी की विचारधारा थी, तो वो सच में जो सच्चाई है वो लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सावरकर स्मारक का जो काम है तो आप वही करती है, तो उसके साथ आप कब जुड़ गई? मैं अभी 20 साल से स्वतंत्रवीर सावरकर राष्ट्रीय स्मारक जो मुंबई में है वहाँ पे काम कर रही हूँ। मेरे पिताजी श्री कृष्ण पुरुषोत्तम गोखले सावरकर जी के साथ 30-32 साल उन्होंने काम किया, तो वो चाहते थे कि मैं सावरकर स्मारक में काम करूं। अच्छा। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हो गई। और जैसा आपने कहा कि सावरकर जी को हम शापित कह सकते हैं कि उन्होंने इतना काम किया लेकिन फिर भी लोग उनके बारे में कुछ ना कुछ कहते रहते हैं। बराबर। तो ये जो सावरकर जी की विचारधारा है तो आजकल उसको बहुत तोड़ मरोड़ के ट्विस्ट एंड टर्न्स करके उनको पेश किया जा रहा है। तो इसके लिए मतलब ये सब ख़त्म हो जाए और एक्चुअली जो सच्चाई है, जो उनका कहना था, तो वो लोगों तक पहुंचाने के लिए आप मतलब कुछ ऐसी पर्टिकुलरली कुछ जो ऐसी बातें हैं जो आप सावरकर स्मारक के थ्रू करती है, तो उसके बारे में ज़रा बताइए। विक्रम संपत एक इतिहासकार है, यंग है। तो उन्होंने सावरकर जी की 2 वॉल्यूम्स में उन्होंने उनका चरित्र लिखा, तो उसका अनुवाद मैंने और सावरकर जी के पोते रंजीत सावरकर जी ने किया। अच्छा। तो वो एक काम मैंने किया और 2016 में बच्चों के लिए जिसमें चित्र भी है ऐसी एक मेरी पुस्तक प्रकाशित हुई। अच्छा। अमित शाह के हाथों वो प्रकाशित हुई। अच्छा। तो
और एक छोटी पुस्तिका भी मैंने लिखी है जो शॉर्ट में सावरकर जी के बारे में अगर आप जानना चाहें तो उस पुस्तिका में आप पढ़ सकते हैं। वैसे देखा जाए तो सावरकर जी के बारे में बहुत सारे लोग लिखते हैं, काम करते रहते हैं। वैसे मैं भी कर रही हूँ, मेरा एक सावरकरी नाम का फेसबुक पेज है। अच्छा। तो उस पर मैं सावरकर जी के बारे में लिखती रहती हूँ। और ये जो वारसा है ये मुझे मेरे पिताजी से मिला। श्री कृष्ण पुरुषोत्तम, तो उनके अद्याक्षरों से उन्हें श्रीपू कहा जाता था। अच्छा। और हमारे घर में सावरकर जी आए थे, लेकिन दुर्भाग्य से मेरा उस वक्त जन्म नहीं हुआ था। तो सावरकर जी के साथ मेरे पिताजी कई जगहों पे जाते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कि ये श्रीपू सबके घर मुझे लेके जाता है, लेकिन उसने अपने घर मुझे कभी बुलाया नहीं। तो फिर मेरी माँ, जो डॉक्टर कमल गोखले इस नाम से प्रसिद्ध हुई, वो और मेरे पिताजी सावरकर जी के घर गए उन्हें न्योता देने के लिए। फिर सावरकर जी ने मेरी माँ से पूछा कि अब क्या बनाओगी मेरे लिए? तो माँ ने कहा जो आपको पसंद है वही मैं बनाऊंगी। तो सावरकर जी ने कहा मुझे जो पसंद है वो बनाओगी, क्योंकि उनको फ़िश बहुत पसंद था। तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ ज़रूर मैं वो बनाऊंगी, लेकिन आप किसी को बुलाना नहीं, ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। तो मेरी माँ ने अपनी माँ को बुलाया नहीं, लेकिन हमारा घर जो था वहाँ जाने के लिए 3 सीढ़ियाँ थी। अच्छा। और लोगों को पता चला कि सावरकर जी यहाँ पे आए हुए हैं, तो पूरी भीड़ घर में जमा हुई थी, लेकिन घर के लोग वहाँ पे मौजूद नहीं थे। और उस वक्त मेरे पिताजी ने सावरकर जी को उनका भाषण सुनाया। अच्छा। तो सावरकर जी ने पहली बार अपनी आवाज़ सुनी और उन्होंने पूछा था कि ये मेरी आवाज़ है। तो ये बहुत सारी घटनाएं हुई थी और मैं सावरकर जी के जो विचार थे वो सुनते ही बड़ी हो गई। जैसे वो कहते थे कि गाय उपयुक्त पशु है, देवता नहीं है। आजकल आप देखते हैं, मतलब बरसों से होता आ रहा है कि घर घर में सत्यनारायण की पूजा होती है। महाराष्ट्र में तो होती ही है। तो सत्यनारायण नहीं है तो असत्य नारायण है, ये सावरकर जी का कहना था। तो ये सब विचार सुनते ही मैं बड़ी हो गई। तो वही विचारधारा मेरे मन में भी थी और सावरकर जी के साथ मेरे पिताजी ने काम किया, वैसे ही वो बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। तो मेरे मन में बचपन से था कि ऐसे किसी संस्था से मुझे भी जुड़ना है, लेकिन वो आगे का था, मतलब रिटायर होने के बाद। लेकिन मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं वहाँ पे काम करूँ। उस वक्त वो संस्था छोटी थी। अच्छा। तो उनका कहना था जब संस्था बड़ी हो जाती है तो बहुत सारे लोग उससे जुड़ जाते हैं, संस्था छोटी होती है तो वहाँ काम करने के लिए ज़्यादा लोग होते नहीं, तो इस वक्त तुमको काम करना है। This is the right time to work. तो मैंने वहाँ से शुरुआत की। और उस वक्त मैंने देखा कि सब सीनियर सिटीजन्स, जो भी प्रोग्राम हम करते थे, कार्यक्रम करते थे, तो सब सीनियर सिटीजन्स आते थे। अच्छा। तो मेरे मन में एक विचार आया कि सावरकर जी के जो विचार है ये बच्चों तक, युवा पीढ़ी तक कैसे पहुँचे। तो फिर मैंने एक कार्यक्रम तैयार किया जिसका नाम है शतजन्म शोधिताना। 50 कलाकार उसमें काम करते हैं, 70 से अधिक। ये नाटक है ऑडियो विजुअल अच्छा संगीतमय कार्यक्रम है। अच्छा। जिसका मंचन अभी तक 70 जगहों पे हुआ है और 50 कलाकार उसमें हैं। और सावरकर जी ने जो गाने लिखे, कविताएं लिखी, जैसे जयोस सुते है, ने मजसीने, परत मातृभूमिला, सागरा प्राण तळमळला, शिवाजी महाराज की आरती उन्होंने लिखी है, हे हिंदू नृसिंहा प्रभु शिवाजी राजा, ये उन्होंने लिखा है। ये महाराष्ट्रियन लोगों के तो जैसे मानो जहन में है, लेकिन उनकी कविताएं जो है वो 12,000 पंक्तियों की है। उन्होंने लावणी लिखी है, पोवाड़ा लिखा है। तो हमने उनके जो अप्रकाशित गीत थे वो नए गीत संगीतबद्ध किए। ज्येष्ठ गायिका वर्षा भावे उसने उसका संगीत किया और कमलेश भड़कमकर उन्होंने उसका संगीत संयोजन किया। और वो गाने और निवेदन जो होता है उसमें से सावरकर जी के विचार जो लोगों तक पहुंचने की ज़रूरत है, ऐसा वो प्रोग्राम है। और हाल ही में मैंने एक नया कार्यक्रम भी किया है, साहित्य सूर्य सावरकर। अच्छा। उसमें सावरकर जी ने शिवाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, झांसी की रानी, ऐसे कई लोगों पे, शिवाजी महाराज के वागनक, ऐसे बहुत सारे लोगों पे भी बहुत सुंदर लिखा है। तो मैं चाहती थी कि वो भी लोगों के सामने आए। तो मैंने एक नया वो प्रोग्राम है साहित्य सूर्य सावरकर, इसका
एक कार्यक्रम तो हो चुका है, सावरकर स्मारक में ही हमने किया। अच्छा। तो ये माध्यम से भी हमारी कोशिश रहती है कि सावरकर जी के विचार लोगों तक पहुँचे। तो मतलब सावरकर जी के क्रांतिकारक होने के अलावा जो उनका जो एक पोएटिक जो उनका माइंड है, तो उसके बारे में आप मतलब वो आप उस कार्यक्रम में डालना चाहती है, क्योंकि ज़्यादा लोग उसको जानते नहीं हैं। तो ये बहुत ही सुंदर आपका नहीं, उसमें एक बात ऐसी है कि गानों के ज़रिए मतलब वो मनोरंजन होता है, और मेनली जो था हम निवेदन के माध्यम से सावरकर जी के विचार पहुंचाना चाहते थे। वो उसमें नृत्य भी है, अच्छा, संगीत भी है जी। तो एंटरटेनमेंट भी बिल्कुल उसमें, क्योंकि लोग अगर आप चाहते हैं कि लोग आए तो और युवा पीढ़ी आए तो ये बहुत ही आपका अच्छा उपक्रम है। और ये जो सावरकर, हाँ अभी आपने जो कहा कि आपकी जो मतलब आपके जो पिता थे, तो आपको तो बहुत सारी सावरकर जी की यादें वो हमेशा मतलब आप बचपन से सुनती आई हैं। तो ऐसी कोई ख़ास बात जो आप सावरकर जी के बारे में, मतलब जो आपके पिता ने आपको बताई, तो शेयर कीजिए। सावरकर जी के साथ वो पूना में सावरकर जी बीमार थे, उस वक्त वो उनके साथ रहे। तो उनके साथ उनकी जो बातें होती थी, तो वो उन्होंने सावरकरांशी सुख संवाद, इस पुस्तक में उन्होंने अपनी सारी यादें उसमें रखी है। लेकिन उसमें से एक बात मुझे बहुत मेरे दिमाग में बैठ गई है कि सावरकर जी बीमार थे, दुबले पतले से हो गए थे, लेकिन वो जब बाहर निकलते थे दोनों घूमने के लिए शाम को, तो उनका कहना होता था कि हम दोनों जा रहे हैं तो ऐसे ही घूमते नहीं जाएंगे, हमारे मतलब सैनिक जैसे जाता है उस तरह से हमारे पैर होने चाहिए, हमारे हाथ होने चाहिए। और उनके वो एक शस्त्र उनके पास रहता था। अच्छा। तो मेरे पिताजी ने उन्हें पूछा कि आप इतने दुबले पतले हो गए, तो इस शस्त्र का होना मतलब क्यों आप रख रहे हैं, क्योंकि आपको अगर उसका इस्तेमाल करना पड़े तो आप वो चला नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा अगर मुझ पे किसी ने अटैक किया तो उसको तो मालूम नहीं होगा कि मेरे पास शस्त्र है, लेकिन जब उसको पता चलेगा कि मेरे हाथ में शस्त्र है तो उसका अलग परिणाम हो जाता है। तो ये एक बात मुझे बिल्कुल याद है। हाँ। और जो सारी यादें उन्होंने उस पुस्तक में लिखी है वो ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक अलग सावरकर उसमें आपको देखने को मिलेंगे। और ये जो अभी आपने बात बताई कि जैसे उनको फ़िश बहुत पसंद था, तो वो दौर तो ऐसा था जब खान पान ये सब जाति इससे बहुत जुड़ी हुई, आज भी है तब भी थी। तो उस ज़माने में मतलब हम ये कह सकते हैं कि सावरकर जी बहुत आगे, मतलब अहेड ऑफ आगे की सोचने वाले थे। तो बहुत इसीलिए शायद उनको एक्सेप्टेंस उनका ज़्यादा समाज में हुआ नहीं। लेकिन आजकल की पीढ़ी को तो वो बहुत अच्छे से, मतलब एक्चुअली ही अभी अगर वो होते तो ज़्यादा एक्सेप्टेड होते, ऐसा हम कह सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, मुझे एक बात याद आई, जैसे मैंने मेरी माँ का जिक्र किया। हाँ। तो मेरी माँ को उन्होंने पूछा कि आप क्या करते हो, तो माँ ने कहा कि मैं शिवाजी महाराज के जो बेटे संभाजी महाराज, उनका मैं चरित्र लिख रही हूँ, संशोधन कर रही हूँ। तो उस ज़माने में संभाजी महाराज वो शराबी थे या दुराचारी थे, ऐसा माना जाता था। तो सावरकर जी ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने हौतात्म्य का स्वीकार किया, क्योंकि जब उनको पकड़ा गया, औरंगज़ेब ने उनको पकड़ा, तो उनकी स्किन छीन ली गई, बहुत उनके आँखों में सलियाँ भोंक दी गई, उनकी जीभ काट दी गई। तो सावरकर जी ने कहा जिस लड़के ने इस तरह से हौतात्म्य का स्वीकार किया है, अपना धर्म ना बदलते हुए, अगर वो मान लेते कि मैं मुसलमान हो जाऊंगा तो शायद उनको ये तकलीफ़ें सहनी नहीं पड़ती। तो आप इस पे ज़रूर संशोधन करो, और मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा महाराज संभाजी महाराज ऐसे दुराचारी और शराबी हो ही नहीं सकते। तो फिर मेरी माँ ने संशोधन किया 9.5 साल। लेकिन उस वक्त जब उनकी पुस्तक प्रकाशित हुई, शिवपुत्र संभाजी, ये उनका ग्रंथ है, लेकिन वो जब प्रकाशित हुआ तब सावरकर जी नहीं थे। लेकिन इंस्पिरेशन जो मिला वो सावरकर जी ने उनको वो दिया, क्योंकि मुझे लगता है उस टाइम वो ऐसा वक्त था कि मतलब औरतें इस
पीएचडी करना, ये करना इतना आसान नहीं था। नहीं, इसका श्रेय मैं मेरे पिताजी को देना चाहूँगी कि उन्होंने मेरी माँ को बहुत ही सपोर्ट किया, नहीं तो उनके पॉसिबल नहीं था। तो अभी जो धर्म की बात चली है तो मैं आपको पूछना चाहूँगी कि सावरकर जी की जो विचारधारा थी उनके हिसाब से हिंदुत्व क्या है? सावरकर जी ने 1857 का स्वातंत्र्य समर, ये जब पुस्तक लिखी तो उसमें उन्होंने लिखा है कि वो जो समर था, जो संग्राम था, उसमें हिंदू और मुस्लिम साथ साथ लड़े। लेकिन फिर वो अंडमान चले गए। अंडमान में उन्होंने देखा कि जो हिंदू बंदीवान थे उनके ऊपर पठानों को रखा जाता था ताकि उनको तकलीफ़ हो जाए। फिर सावरकर जी जब 10 साल के बाद रत्नागिरी में आए, रत्नागिरी के कारावास में थे, तब वहाँ पे उन्हें गांधी जी के जो कार्यकर्ता थे वो उस जेल में थे, तो उनको उस वक्त पता चला कि खिलाफत आंदोलन भी तेज़ी पे है। और तब उन्हें ऐसा लगा कि ये जो खिलाफत आंदोलन है इससे हमारा देश विभाजित हो जाएगा। और उनका इतिहास का भी अध्ययन था, तो उन्हें उस अभ्यास से उनको मालूम हुआ था 700 वर्षों से, ब्रिटिश तो 150 साल थे, लेकिन उसके पहले भी हम बहुत बार पराजित हुए। ऐसा कहा भी जाता है कि हमारा इतिहास है ये पराभूतों का इतिहास है। तो सावरकर जी ने सिद्ध कर दिया कि ये पराभूतों का इतिहास नहीं है, हम जीतते गए लेकिन हम एक होकर नहीं लड़े। मतलब राजपूत लड़ रहे हैं, मराठा लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी हम तो एक दूसरे के खिलाफ भी लड़े। तब सावरकर जी को एक लगा कि अगर हमें हिंदू संगठन, उन्होंने उसका महत्व उन्होंने समझा और उन्होंने हिंदू शब्द की व्याख्या की। उनका हिंदुत्व ग्रंथ उन्होंने रत्नागिरी के कारावास में लिखा। वो ग्रंथ 1923 में प्रकाशित हुआ, तो अभी 100 साल से भी अधिक हुआ है, लेकिन सावरकर जी का हिंदुत्व लोगों तक पहुंचा नहीं है। उन्होंने हिंदुओं को एक धागे में पिरोने के लिए हिंदू शब्द की व्याख्या की। आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदू रीति स्मृतः, ये उनकी व्याख्या है। इसका मतलब है सिंधु नदी से सिंधु सागर तक फैली इस भारत भूमि को जो पितृभू मानता है और पुण्यभू मानता है वो हिंदू कहलागा। पितृभू यानी जो बरसों से यहाँ पे रह रहे हैं, और पुण्यभू यानी जिनकी निष्ठा इस देश से जुड़ी है और जो धर्म पंथ है उनका जन्म इस भूमि में हुआ है। तो इसका मतलब है वैदिक, सनातनी, आर्य समाजी, लिंगायत, जैन, बौद्ध, सिख, निरीश्वरवादी भी हिंदू है, ये उन्होंने सिद्ध किया। लेकिन आज हम जब देखते हैं तो जाति पाति में हमें बांटा जा रहा है और मतों के लिए, राजनीति के लिए ये सब हो रहा है। तो अगर आज भी हम सावरकर जी का हिंदुत्व अपना ले तो हम एकजुट हो सकते हैं। सावरकर जी ने कहा था कि मैंने जो छलांग लगाई थी मार्से से समंदर में, वो अगर आप भूल जाए तो भी अच्छा है, लेकिन मेरा हिंदू संगठन का काम जो है वो आप नहीं भूलना चाहिए, वो याद रखें। और मुझे लगता है कि आज जो स्थिति अपने देश की है वहाँ हिंदू संगठन का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। और मुझे ये भी लगता है कि हिंदू समाज जो है ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लेता है हमेशा। आज जो हमारी स्थिति है इसके लिए किसी दूसरे को दोष देने की ज़रूरत नहीं। हम गलतियाँ कर रहे हैं, हम सोए हुए हैं। आज आप अगर हमारे देश की स्थिति देखेंगे तो हमारे देश में कई पाकिस्तानों का निर्माण हुआ है जिसका हमें अंदाज़ा ही नहीं, कई लोगों को तो अंदाज़ा ही नहीं है। तो ये हमें सोचना चाहिए, अगर हमारा हिंदू राष्ट्र है ऐसा हम मानते हैं तो हिंदू समाज ने जागरूक होना बहुत ही ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत है। हिंदू राष्ट्र जो अभी आपने कहा, एक्चुअली हिंदू राष्ट्र की जो कॉन्सेप्ट है उसको भी ट्विस्ट करके, तोड़ मरोड़ के जिस तरह से पेश किया जाता है, मुझे लगता है कि वही एक कारण है ये जो समाज बंटने का, क्योंकि उसको ठीक तरह से वो पहुंचा नहीं है लोगों तक। तो वो भी एक बात है। तो जो आपने कहा कि आपने एक कार्यक्रम की योजना की थी शतजन्म शोधदाना, तो
मुझे बहुत क्यूरोसिटी है ये सुनने के लिए, क्योंकि JNU जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है जो दिल्ली में है, तो उसके बारे में तो हमेशा सुर्खों में रहती है, क्योंकि वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो हमेशा एंटी नेशनलिस्ट स्लोगन करते हैं, बोलते हैं, बहुत सारे प्रोटेस्ट हमेशा वहाँ पे चलता रहता है। लेकिन ऐसी जगह पे जब आप अपना ये कार्यक्रम वहाँ पे जब आपने प्रदर्शित किया, तो वो आपने हिंदी में उसका नहीं, ये शतजन्म शोधिताना हमने वहाँ पे प्रदर्शित नहीं किया। एक मराठी के एक बहुत जाने माने लेखक है, दिग्दर्शक, एक अभिनेता है, दिग्पाल लांजेकर। हाँ। उन्होंने हे मृत्युंजय ये नाटक लिखा है, जो सावरकर जी ने अंडमान में जो काम किया उसके ऊपर वो आधारित है। तो उसका हिंदी में भी हमने तो JNU में हमने 2 बार हे मृत्युंजय का मंचन किया, और जहाँ पे भारत तेरे टुकड़े होंगे कहा जाता था, वहाँ स्वतंत्र लक्ष्मी की जय, भारत माता की जय, ये नारे लगाए गए। वैसे ही हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी हे मृत्युंजय का मंचन किया। तो उसके बाद ही जो वहाँ पे सावरकर, भगत सिंह के स्टैचूज़ लगाए गए, और उसके बाद बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई, लेकिन वो हे मृत्युंजय नाटक के मंचन के बाद ही हुआ। और ख़ासकर हमने महाराष्ट्र में हे मृत्युंजय के 140 से भी अधिक, मेरे ख्याल से 45 तक हमने मंचन किए जगह जगहों पर, और 1 लाख से भी अधिक बच्चों तक हम इस माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से पहुँचे हैं। बहुत ही अच्छी बात है ये। और ये जो मतलब महाराष्ट्र में तो लोग सावरकर जी को पहचानते हैं, उनकी किताबें बहुत, मुझे लगता है ऑलमोस्ट सबने पढ़ी होगी कि माझी जन्मठेप, ये जो किताबें सावरकर जी ने लिखी। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर, क्योंकि लोगों को हाँ, इसके बाद मैं एजुकेशन पे आना चाहूँगी, क्योंकि मुझे जितना याद है, मैं महाराष्ट्र में ही पढ़ी हूँ, लेकिन मुझे याद नहीं है कि, मुझे नहीं लगता कि मुझे सावरकर जी के बारे में मेरी इतिहास की किताब में 4 वाक्यों से ज़्यादा कुछ उनके बारे में लिखा हो। तो मैं ये नहीं कहना चाहूँगी कि उनके बारे में क्यों लिखा, लेकिन जो पूरे पन्ने भरे थे वो सिर्फ बाकी लोगों के बारे में थे, लेकिन सावरकर जी जैसा जो व्यक्तित्व है उनके बारे में इतिहास में ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये एजुकेशन में आने की ज़रूरत है क्या, और आपको क्या लगता है कि क्या है इसका भविष्य? नहीं, हमारा इतिहास जो है वो अब तक तो छुपाया ही गया। अब सावरकर जी क्यों, शिवाजी महाराज के बारे में भी ज़्यादा कुछ लिखा महाराष्ट्र के बाहर तो है ही नहीं, था ही नहीं। नेहरू जी ने तो उनको लुटारुए कहा था। तो जो इतिहास है वो छुपाया गया, वो जानबूझ के किया गया। अब थोड़े से विचार बदल रहे हैं। और आपने जब माझी जन्मठेप की बात की, तो माझी जन्मठेप या हिंदी में मेरा आजीवन कारावास, या अंग्रेज़ी में माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, ये किताबें हैं। और मुझे ज़रूर ये कहना मैं चाहूँगी कि ये बच्चों ने पढ़नी चाहिए, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बच्चे छोटी छोटी चीज़ों से परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या तक कर लेते हैं कि मुझे मोबाइल नहीं मिला, मुझे पैसे नहीं मिले, मुझे माँ ने डांट दिया, मोबाइल गेम नहीं खेलने दिए। तो उन बच्चों ने, या सभी बच्चों ने, ये किताब ज़रूर पढ़नी चाहिए, क्योंकि उससे उनको अंदाज़ा होगा कि कुछ भी कठिनाई हमारे जीवन में क्यों ना आए, उससे डटकर उसका सामना कर लेना चाहिए। और मोबाइल या पैसा ये तो छोटी चीज़ें हैं। और सावरकर जी ने जो काम किया, और सावरकर जी ही क्यों, वहाँ जो भी क्रांतिकारक रहे सब तरुण थे, युवा थे, बच्चे थे, 16, 17, 18, 20, 22 वर्ष के थे। तो उन्होंने देश के लिए जो किया वो पढ़ के शायद इन बच्चों को भी लगेगा कि हमारा देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य है, हमने कुछ करना चाहिए। ये भावना होना बहुत ज़रूरी है। और सावरकर जी का जो मातृभू, ये जो शब्द है वो मेरे दिल को बहुत छूता है हमेशा। अभी और दुर्भाग्यवश यह है कि हमें देश के प्रति प्यार होना चाहिए, देश से प्यार करना चाहिए, ये सिखाना पड़ रहा है। ये मुझे बहुत ये दुख की बात है। तो और एक मतलब ये आप जब बोल रही थी तो मुझे याद आया कि
जैसे तोड़ मरोड़ के चीज़ें पेश की जा रही है आजकल सोशल मीडिया, तो जैसे मतलब कोई भी कुछ भी लिख दे, कोई कुछ भी बोल दे, तो वो अभी वो दौर ऐसा चल रहा है। तो उसका पॉजिटिव निगेटिव दोनों साइड से ये है इफ़ेक्ट होता है। तो मैं ये पूछना चाहती थी कि ABP माझा, ये जो एक मराठी महाराष्ट्र में काफ़ी जाना माना और मुझे लगता है बहुत सारे लोग उसको देखते हैं, तो उस चैनल पे अभी मुझे साल याद नहीं आ रहा, लेकिन सावरकर नायक या खलनायक इस टाइटल से एक शो किया था, और दैट वाज रियली वेरी डिसहार्टनिंग। और वो शो के बाद पूरे महाराष्ट्र में खलबली मच गई थी, क्योंकि बहुत लोगों को वो हर्ट कर गया था। तो आपने उसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, तो उसके बारे में आप हमें बताइए। जी, ABP माझा मतलब अमृत बाजार पत्रिका, अगर महाराष्ट्र के बाहर ये हो जाता तो इतनी अचरज की बात नहीं थी, लेकिन महाराष्ट्र में एक मराठी चैनल पे जब ऐसा प्रोग्राम किया जाता है तो वो बड़ी दुख की बात थी। वो प्रोग्राम तो हो गया और मैं घर में बैठी थी, प्रोग्राम देख रही थी, मैं भी बहुत ही दुखी मतलब गुस्सा आ रहा था, क्यों ऐसे हो रहा है। तो फिर मुझे फ़ोन आने लगे, बहुत लोगों ने फ़ोन किए कि आप क्या कर रहे हो। तो मैंने एक पोस्ट लिख दी उसी वक्त, मेरा जो सावरकरी पेज है, और उसमें मैंने कह दिया कि इसके विरुद्ध हमें लड़ना है, कौन कौन है हमारे साथ। और वो एक सोशल मीडिया की ही लड़ाई हो गई। लेकिन आज मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि हम स्मारक में सिर्फ 8 लोग थे जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी। सोशल मीडिया से हमें बहुत ही बड़ा रिस्पांस मिला, ये बात तो है ही, लेकिन सावरकर स्मारक में हम दिन रात सिर्फ 8 लोग काम कर रहे थे उस वक्त। और हमने यहाँ तक किया कि पहले तो पोस्ट तो बहुत आने लगे, लोगों का गुस्सा आने लगा। फिर उसके बाद हमने सोचा कि अगर आप इनकी आर्थिक ताकत पे प्रहार करेंगे तो उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो कॉटन किंग उन्होंने पहली उनकी एडवर्टाइजमेंट जो थी वो निकाल दी। तो उस वक्त उस पे कहा गया कि वो मराठे हैं, उनका सरनेम मराठे था, तो इसलिए उन्होंने लिखा, निकाल दी एडवर्टाइजमेंट, तो वो फिर ब्राह्मण जाति पे आ गए। सुहाना मसाला, इन्होंने भी जब ऐड निकाल दी तो उनको वो ठेस पहुंची, और एक ऐसी हो गया एक दिन कि उनके लैपटॉप पे सुहाना मसाले या जो भी उनके एडवर्टाइजर्स होते हैं उनके लोगो रहते थे, स्पॉन्सर्स के, तो उनको ABP माझा का ही लोगो वहाँ पे लगाना पड़ा। और हमने उनकी रेटिंग जो थी, तो रेटिंग कैसे वो रिपोर्ट करे ये लोगों को मालूम होता ही है, ऐसा नहीं अभी तो लोग जान गए थे, उस वक्त इतना मालूम नहीं था। उसके भी वीडियोस हमने बनाए, और ये लड़ाई हम 21 दिन तक लड़ते रहे। और फिर उनको पता चला कि हमने मोर्चा निकालने की भी सोची थी, और कुछ 5000 लोग आने की संभावना थी, तो उससे वो डर गए। और फिर उनके संपादक स्मारक में आ गए, 2-2.5 घंटा हमारे बीच चर्चा हुई। वो कहते रहे कि हमने अपमान तो किया नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, हम तो मानने के लिए तैयार, हम तैयार नहीं हुए। हमने कहा कि आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। जो एंकर थे उस वक्त उनके ज़रिए ये माफ़ी आनी चाहिए। तो फिर उनका वीडियो उन्होंने किया, लेकिन वो सोशल मीडिया पे वो रहता है वीडियोस, तो हमने वो भी उनको कंपल्शन किया कि आप जहाँ पे भी ये वीडियोस है वो निकाल दीजिए। और जो हम मोर्चा निकालने वाले थे उस जगह हमने विजय मेड़ावा उसका आयोजन किया, और रंजीत सावरकर जी का और रंजीत सावरकर जी का बाइट उसी चैनल पे दिखाया गया कि हमने ये जो आंदोलन चलाया है वो हम स्थगित कर रहे हैं, और हमें उसमें यश मिला है। वेरी नाइस। तो ये मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का ये एक बहुत बड़ा महत्व है। लेकिन आपने जैसे कहा कि सोशल मीडिया में मेरे बचपन में मैंने इतनी गलत भाषा का प्रयोग
मैंने कभी देखा नहीं था, सुना नहीं था, लेकिन आजकल आप सोशल मीडिया पे देखोगे तो इतनी गंदी गंदी बातें कही जाती हैं, तो ये सब गलत है ऐसा मुझे लगता है। और एक बात हमने भी करनी चाहिए कि जैसे मैंने कहा कि हिंदुओं को जागना चाहिए। आप देखेंगे तो सावरकर जी के खिलाफ अगर कोई लिख रहा है तो अगर वो निगेटिव है तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाता है। और जैसे मैं लिख रही हूँ, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, लेकिन वो वायरल इतना होता नहीं है। तो इसका मतलब हम सोए हुए हैं। सावरकर जी को भी जो मानते हैं वो भी सोए हुए हैं कि निगेटिव जो रिमार्क्स है वो अगर इतने वायरल हो रहे हैं तो अच्छी बातें वायरल क्यों नहीं हो रही है। तो हमें जागना चाहिए। मुझे लगता है इसके लिए समाज को भी अपने अंदर झांक के देखना चाहिए कि वो एग्जैक्टली क्या कर रहे हैं और क्या चाहते हैं, क्योंकि ये तो हमारे नए आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के बारे में है। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है। तो ये स्मारक की, मैं इसको स्मारक ही बोलूँगी, तो वो जब से आप काम कर रही है तो आपकी डेफिनेटली आपकी मुलाकात कई सारी नए लोगों से, मे बी कोई बड़ी हस्ती है उनसे भी हुई होगी। तो ऐसी कोई बात है जो आप कहना चाहेंगी? नहीं, ये मेरा सौभाग्य है कि बहुत बहुत बड़े लोगों से, बहुत बड़े हस्तियों से मेरी मुलाकात हो गई। कुछ बार मुलाकात से मतलब ऐसे ही मिलना हुआ, कुछ लोगों से बातें भी कर सकी, तो ये मेरा सौभाग्य है। रामदेव बाबा हमारे स्मारक में आए थे और हमने उनको शूटिंग रेंज जो है स्मारक की वो दिखाई, तो उन्होंने शूटिंग भी कर दी वहाँ पे। पहले तो उनको मालूम नहीं पड़ा कि कैसे शूट करना है, फिर उनको जब बताया गया तो उन्होंने बुल्स आए, मतलब उनका जो शॉट था वो बुल्स आए था। अनिल काकोडकर जो बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, वो भी आए थे, उनका भी शॉट वैसे ही लगा था पहले ही बार जो उन्होंने शॉट मारा था। वैसे नारायण मूर्ति जी, रतन टाटा जी, अनिल काकोडकर का तो नाम मैंने लिया, रघुनाथ माशेलकर जी, इन सब से मैं मिल सकी या देख सकी भी कह सकती हूँ। मैं इस वक्त ये कहना चाहूँगी, सावरकर स्मारक के 40 से भी ज़्यादा उपक्रम है, जैसे वहाँ पे शूटिंग रेंज है, मैं वही आपको पूछने वाली थी, बॉक्सिंग रिंग है वहाँ पे, हमारा जिम्नाशियम है, आर्चरी है, ताइक्वांडो है, कराटे सिखाए जाते हैं, योग वर्ग चलते हैं, और हमारा एक ऑडिटोरियम भी है और एक स्टूडियो भी है, और एक हिंदुस्तान पोस्ट इस नाम का हमारा न्यूज़ पोर्टल भी है। तो उस माध्यम से भी हम सावरकर जी के विचारों का प्रसार और प्रचार कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए मतलब वहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे आते हैं ये सब सीखने के लिए। आप अगर शाम को स्मारक में आ जाएं तो आपको 500 से अधिक लोग वहाँ पे देखने को मिलेंगे, बच्चे प्रैक्टिस करते देखने को मिलेंगे। तो पहले ही आप बच्चों तक तो पहुँच ही गई है, अब आगे ये जो पीढ़ी है वो ऐसे ही जी। और एक हमारा प्रोग्राम जो है स्वतंत्र वीर, इस नाम का हमारा लाइट एंड साउंड शो है। सावरकर जी का स्टैचू है वहाँ पे, और उसके पीछे 60 फीट बाय 90 फीट की एक दीवार है, तो उस दीवार पे ये शो दिखाया जाता है। ये वॉल मैपिंग तकनीक पे आधारित है और 40 मिनट का शो है, लेकिन वो बारिश में बंद हो जाता है। जैसे बारिश ख़त्म हो जाए फिर से हम वो दिखाते हैं, और वो भी स्कूल के बच्चे देखें, इसका हमारा प्रयास रहता है। बहुत सारे ग्रुप्स जगह जगह से आते हैं। तो ये सावरकर जी का जो जीवन है उसके बारे में वहाँ पे आप वो एक लाइट एंड साउंड। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये पहला शो था जो व्यक्ति चित्रणात्मक और परमानेंट शो, ऐसा ये पहला शो है। अच्छा, तो रामदेव जी से आपकी मुलाकात हुई, और विक्रम संपत जी का भी आपने जिक्र किया, तो अमिताभ बच्चन से भी मैं मिल पाई। हम ही हमारे वाली है, ये एक सीढ़ी हमने निकाली है। सावरकर जी जब अंडमान में थे तो उन्होंने उर्दू में 2 गज़ल और एक कविता लिखी। उर्दू में, और वो जो वही थी तो वो मेरे पिताजी के पास थी। और महाराष्ट्र से एक इतिहासकार है नीनाद बेडेकर जी,
वो अब नहीं रहे, लेकिन मेरे पिताजी जब गुज़र गए तो वो मुझे बहुत बार उन्होंने कहा कि मैंने एक वही जिसमें सावरकर जी ने उर्दू में कुछ लिखा है, मैंने आपके घर देखी है, तो आप वो ढूंढ लो। और वो ढूंढने के बाद मुझे वो वही मिली, लेकिन 3 गानों से तो सीडी हो नहीं सकती थी, तो सावरकर जी के जो मराठी कविता है उसका अनुवाद रंजीत सावरकर जी ने किया और हिंदी में। अच्छा। और वो हमने सीडी 10 गानों की तो उसका निवेदन जो है वो अमिताभ बच्चन जी ने किया है, तो उनके साथ मैजिकल वॉइस काम कर सकी। लेकिन उस वक्त मतलब फ़ोटोज़ उन्होंने निकाले थे तो वो हमें नहीं मिल पाए, लेकिन उनसे मिलना ज़रूर हुआ। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो हमने उनको स्क्रिप्ट भेजा था, वेद राही जी ने वो स्क्रिप्ट लिखा था, तो वो पूरा तैयारी से आए थे। उन्होंने उस पर मार्किंग किया था, वो कैसे आपका किसी शब्द का प्रयोग अगर आपको गलत लगे तो आप मुझे बता दीजिए, ये भी उन्होंने मुझे कहा, और वो एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा, तो पुस्तक तो एक माध्यम है ही, किताब है, लेकिन आजकल उससे भी ज़्यादा जो युवा पीढ़ी देखती है वो तो सोशल मीडिया है, तो उस पे भी आप काफ़ी एक्टिव रही है, है, तो आगे भी जाके और ये जो बातें हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए जो भी आपको सोशल मीडिया की जो भी ज़रूरत है या आपकी ज़रूरत है, उसके लिए बहुत सारे लोग आपसे जुड़ जाए, यही शुभकामनाएं मैं करूँगी। और ये बोलते बोलते मुझे ये क्लिक हुआ कि जैसे किताबें हैं या ये ऐसे कार्यक्रम है, फिल्म एक सबसे बड़ा मुझे लगता है माध्यम है जिससे हम हमारे जो विचार हैं वो लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जिनके पास ये टूल है तो उन्होंने उसका इस्तेमाल बहुत केयरफुली करना चाहिए, लेकिन वो नहीं होता है। लेकिन जब हाल ही में सावरकर जी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर फिल्म बनी जो हिंदी में बनी, पहले मराठी में भी तो थी लेकिन हिंदी में बनी, और वो रणदीप हुडा जी ने वो फिल्म बनाई है, तो उसको काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिला। महाराष्ट्र के बाहर जो लोग हैं उनको सावरकर जी के बारे में जो सच्चाई है वो पता चली। तो क्या आपका रणदीप हुडा की जो फिल्म है, हुडा जी की फिल्म है, उसमें आपका क्या योगदान रहा? मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि सावरकर जी ने कहा था कि जो काम 1000 व्याख्यानों से होता नहीं, वो एक नाटक से होता है। इसलिए उन्होंने जब रत्नागिरी में थे उन्होंने नाटक लिखे 3, लेकिन जब ये चित्रपट का माध्यम आया तब उन्होंने कहा था कि अब नाटक की जगह चित्रपट ले लेगा। और हम देख रहे हैं कि इस चित्रपट को जो यश मिला, बहुत सारी कोशिशें हुई कि ये चित्रपट ना चले, लोगों तक ना पहुँचे, लेकिन ये एक मूवमेंट बन गई जो रणदीप हुडा खुद चाहते थे कि एक मूवमेंट बन गई, और लोगों ने ये चित्रपट चलाया। ऐसा मैं ज़रूर कहूँगी कि बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग आए और उन्होंने जगह जगह पे इसके शोज़ अरेंज किए। आपने रणदीप हुडा जी की बात कही, तो हम उन्हें मिले तो वो सावरकर स्मारक में ही आए थे, लेकिन उनकी फ़िल्म तब तक उनका शूटिंग हो चुका था। लेकिन हमने उनसे जो बातें की, हमने बहुत सारी बातें उनसे शेयर की, तो जो भी उसमें चेंज वो कर सके उन्होंने कर दिया। डबिंग में हमने कुछ सुझाव उनको दिए, वो उन्होंने कर दिए, और जो भी रेफरेंसेस, उनका अभ्यास तो बहुत ही अभ्यास किया है उन्होंने, लेकिन जो भी रेफरेंसेस उनको चाहिए थे वो हमने दे दिए, मैं और रंजीत सावरकर जी। लेकिन मैं ज़रूर कहूँगी कि सावरकर जी भी आज खुश हुए होंगे अपने इस फिल्म रणदीप हुडा जी पे, कि कोई तो एक बंदा निकला जिसमें उन्होंने हिम्मत की है, और जो लांछना उन पे लगाई जा रही है अब तक भी से जा रहा है, हाँ, वो तो कोई तो एक बंदा निकला जिसने ये काम किया। तो ये जो अभी हमने कहा, तो हमेशा जब सावरकर जी थे तब से लेकर आज तक उनको हमेशा एक उपेक्षा मिली है। तो उनको न्याय दिलाने वाले हम तो कोई है नहीं, लेकिन कुछ भी अगर हम कर सके तो वो हम जितना करेंगे उतना कम ही है। लेकिन आप सिर्फ सोशल मीडिया पे नहीं,
सिर्फ किताबों में नहीं, आप एक्चुअली वो काम कर रही है। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी कहूँगी और आपको बहुत शुभकामनाएं भी दूंगी कि लोग एक्चुअली सावरकर स्मारक से जुड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग, और ये जो विचार है सावरकर जी के वो अच्छी तरह से लोगों तक पहुँचे। मंजरी जी, जो मैंने बात की कि सावरकर जी को जो न्याय दिलाने की जो बात है, तो क्या आपको लगता है कि रणदीप हुड्डा जी की जो फिल्म है वो कई हद तक उनको न्याय दिलाने में कामयाब रही? जी बिल्कुल कामयाब रही है, मैं ज़रूर कहूँगी। जिस तरह से उन्होंने सावरकर जी के विचार अत्यंत स्पष्ट रूप से चित्रपट में दिखाए, उसकी तो सराहना ही करनी चाहिए। जैसे अंडमान का धर्मांतरण का विषय है, तो जिस तरह से उन्होंने वो शॉट लिया है वो लोगों के जहन में बैठ ही जाएगा। जो हिंदुत्व की बात उन्होंने कही है, सावरकर जी पे जो आरोप लगाए जाते हैं उसको भी उन्होंने जिस स्पष्टता से दिखाया है। हम कितनी बार उसके बारे में लिखते रहते हैं, लेकिन जिन्होंने भी ये फिल्म देखी है उनके मन में सावरकर जी पे जो आरोप लगाए जाते हैं उसके बारे में पूर्ण रूप से स्पष्टता आई होगी, और जिन्होंने फिल्म देखी है वो कभी भी सावरकर जी को गलत नहीं मानेंगे, ये मुझे बिल्कुल लगता है। दूसरी बात यह है कि क्रांतिकारियों की कड़ी थी। जैसे सावरकर जी ने बचपन में देश की स्वतंत्रता के लिए मारते मारते मर मिटने की शपथ ली। वो लंदन गए, वहाँ उन्होंने बम बनाने की पुस्तिका ढूंढ ली, वो भारत भेजी। उससे खुदीराम बोस ने यहाँ पहला बम का धमाका किया। फिर मदन लाल धिंगरा ने करजन वायली का वध किया, क्योंकि सावरकर जी के जो बड़े भाई थे गणेश दामोदर सावरकर, उनको अंडमान भेजा गया, उन पे अनन्वित अत्याचार किए। तो रणदीप हुड्डा जी ने क्रांतिकारियों की एक जो कड़ी थी वो बहुत अच्छी तरह से दिखाई है, क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है उन्होंने कई नाम तो सुने भी नहीं होंगे, जैसे खुदीराम बोस है, अनंत कानेरे है, मदन लाल धिंगरा का नाम शायद सुना होगा, लेकिन बहुत सारे ये जो लोग हैं उनका नाम भी युवा पीढ़ी ने नहीं सुना होगा। तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिखाई है, और उन्होंने बाद में भी फ्लैशबैक में उन सब के चेहरे दिखाए हैं, तो आज भी मुझे वो चेहरे याद आते रहते हैं। तो ये सबके साथ होता होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। दूसरी बात, सावरकर जी की जो कविता है सागरा प्राण तळमळला, उसका पिक्चराइजेशन उन्होंने जिस तरह से किया है वो भी, उसकी भी सराहना करनी चाहिए। समुंदर में जिस तरह से उन्होंने पिक्चराइज किया है वो बहुत दिल को छू जाता है। आपने बहुत सही कहा। जैसे मैंने जिक्र किया कि आजकल के जो बच्चे हैं, तो बच्चे क्यों, हम भी बहुत सोशल मीडिया से, मतलब किताबें पढ़ने का जो पहले जब जितने पढ़ते अभी नहीं पढ़ते उतने, सोशल मीडिया से हम ज़्यादा अटैच हो गए हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बिना अभ्यास किए, बिना जाने वो बोलते रहते हैं। हाल ही में, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन एक वीडियो मैंने देखा और मुझे बहुत बहुत गुस्सा आया, लेकिन वो गुस्से का मतलब मैं क्या करूँ ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो जब ऐसा होता है तो बहुत दुख होता है। तो आप मैं जानती हूँ आप किसके बारे में कहना चाहती हैं, लेकिन मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि वो एक जाट ही है, और रणदीप हुड्डा जी भी जाट ही हैं। तो उन्होंने जो काम किया है, सावरकर जी की इमेज उन्होंने जो लोगों के सामने लाई है, तो मेरे ख्याल से यही हमें देखना है कि जो अच्छा काम कर रहा है उसको ही हमें देखना है। सावरकर जी का कहना था, मैंने जाति का उल्लेख किया इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी कि सावरकर जी ने कहा था कि खरी जाति मनुष्य, खरा धर्म मानवता, खरा देश पृथ्वी और खरा राजा ईश्वर। और वो चाहते थे कि वसुधैव कुटुंबकम, यही हमारी मतलब इसी विचारधारा पे हमने चलना चाहिए। और मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि G20 के जो घोष वाक्य थे तो वो भी था वसुधैव कुटुंबकम। तो मेरा मानना ये है कि सावरकर जी का
नाम भले ही बार बार ना लिया जाता हो, लेकिन देश जो चल रहा है वो सावरकर जी की विचारधारा पे ही चल रहा है। और मैं चाहती हूँ कि अभी तो चित्रपट बहुत सारे लोगों ने देखी है, लेकिन स्कूल के बच्चों ने शायद कम देखी है, क्योंकि वो परीक्षाएं चल रही थी, बाद में छुट्टियाँ आई हैं। तो सावरकर स्मारक का ये प्रयास है, हमारा ऑडिटोरियम है, तो हम चाहते हैं कि स्कूल के बच्चों को ये फिल्म दिखाई जाए और जगह जगह पे बच्चों के लिए इसका आयोजन किया जाए, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि सावरकर स्मारक की ये जो योजना है, इसमें बहुत सारी संस्थाएं, बहुत सारे लोग फिर एक बार जुट जाएंगे। और दूसरी बात, 28 मई को सावरकर जी की जयंती है, तो उस वक्त भी बहुत सारी जगहों पे ये चित्रपट का आयोजन किया जाएगा, ये भी मुझे पूरा विश्वास है। बहुत अच्छी बात है ये, और जो आप प्रयास बार बार कर रही है उसके लिए मैं आपको सलाम कहना चाहूँगी। और जब आप ये बोल रही थी मुझे याद आया कि बीच में आपने एक सावरकर दौड़ का एक आयोजन किया था, वो क्या था? 6 जनवरी को 1924 में सावरकर जी को कारावास से छुटकारा मिला, रिहा कर दिया गया। उसके बाद 8 जनवरी से उनको रत्नागिरी में स्थलबद्ध किया गया। तो कारावास से उन्हें जो रिहा कर दिया गया, उसके लिए हमने एक दौड़ का आयोजन किया था। वैसे तो हम पूना से मुंबई जाने वाले थे, लेकिन उस वक्त 144 कलम लागू किया गया मुंबई में, और हम हिंदू जो है वो नियमों का तो पालन करते हैं, तो फिर हमने वो सिर्फ पूना में वो यात्रा निकाली और सावरकर स्मारक में शाम को कार्यक्रम हुआ। अभी जो बात मैंने की को सावरकर जी को स्थलबद्ध किया गया, तो 13 वर्षों तक रत्नागिरी में रहे। उनका मानना ये था कि कारावास में रहकर मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, अगर कारावास से मैं बाहर आता हूँ तो मैं कुछ ना कुछ तो कर पाऊँगा। इसलिए उन्होंने राजनीति में भाग न लेने की और 5 साल रत्नागिरी में स्थलबद्धता, इस जो शर्तें ब्रिटिशों ने रखी थी वो मान्य कर ली और वो उनको रत्नागिरी में भेजा गया। लेकिन रत्नागिरी में उस वक्त मतलब जो समाज था वो पूरा हिंदू समाज वो 7 बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जैसे स्पर्श बंदी, सिंधु बंदी, व्यवसाय बंदी, वेदोक्त बंदी, रोटी बंदी, बेटी बंदी। तो ये जो बेड़ियाँ हैं वो तोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। खुद के पैर में उन्होंने स्थानबद्धता की बेड़ी डाल दी, लेकिन जो काम उन्होंने उस वक्त किया वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, और जिन लोगों के लिए ये काम उन्होंने किया उनको तो इस बारे में पता भी नहीं है। सावरकर जी का कहना था कि जिन्हें हम अस्पृश्य, उन्होंने अस्पृश्य शब्द दिया उनको, गांधी जी हरिजन कहना चाहते थे, कोई उन्हें पतित कहता था, तो सावरकर जी का कहना था हरिजन तो हम सब है, पतित भी हम सब ही हैं, तो उनको पूर्वास्पृश्य कहा जाए। और इन पूर्वास्पृश्यों के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, जैसे स्नेह भोजन का आयोजन किया, उनकी पत्नी के साथ माई, उनके साथ हल्दी कुमकुम समारोह जो महाराष्ट्र में होते हैं उसका आयोजन उन्होंने किया। ये जो अस्पृश्यता थी वो बेसिकली जो शुरुआत हुई उसकी वो अस्वच्छता से हुई। तो वो अस्पृश्यों के घर, उनकी जो वाड़ी बस्ती रहती थी वहाँ जाते थे, उनको सिखाते थे। उनका मानना ये था कि जो वेदों का पठन कर सकते हैं उनको वेद पढ़ने का अधिकार है। व्यवसाय जो बरसों से अपने पुरखों से चला आ रहा है वही अपने बच्चों ने करना चाहिए, ये गलत बात है। अगर वो दूसरे व्यवसाय करना चाहते हैं तो उनको वो कर देना चाहिए, होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए। वहाँ पे कई ऐसे व्यवसाय थे, जैसे चूड़ियाँ भर दी जाती है, गद्दी के कारखाने हैं, ये सब मुसलमानों के हाथों में था। तो सावरकर जी ने वहाँ के लोगों को सिर्फ ऐसा नहीं कहा कि आपके जो पुराने व्यवसाय आप छोड़ दो, उन्होंने उनको व्यवसाय सिखाया। जैसे वो गद्दी बनाई जाती है तो वो कारागिरी है, हाँ, तो उन्होंने वो भी सीख लिया। उन्होंने एक होटल वहाँ पे चलाया, हिंदू उपहार गृह, और वो खुद वहाँ जाके शाम को बैठते थे
और उनका कहना था कि सब लोगों ने स्पृश्य हो अस्पृश्य हो इस होटल में आना चाहिए, और जो भी आते थे उनको वो चिवड़ा, जो महाराष्ट्र की विशेषता है, चाय और चिवड़ा दिया जाता था। और उन्होंने भागोजी शेठ कीर एक बहुत दानशूर थे, वो भंडारी समाज के थे। अच्छा। तो उनको भी पूजा करने का अधिकार नहीं था, तो उन्होंने एक बार कह दिया कि मैं मेरे लिए एक अलग से मंदिर बनाऊंगा। तो सावरकर जी ने कहा कि आप तो, आपके पास धन है तो आप अपने लिए मंदिर बनवा सकते हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो है जो मंदिर में जाना चाहते हैं तो उनके लिए तो क्या है फिर, तो आप सबके लिए मंदिर बनवाओ। और वहाँ पे पतित पावन मंदिर का निर्माण हुआ, और जो सीढ़ी तक भी नहीं जा सकते थे वो मंदिर में जाके पूजा कर सके। और वो पूजा भी सावरकर जी ने अस्पृश्यों के हाथों की, उनको गाने सिखाए, उनसे वेद पठन करवाया, उन्हें गायत्री मंत्र सिखाया। उनकी जो स्पर्धाएं जो होती थी अलग अलग, उस स्पर्धा में उन्होंने उनको हिस्सा लेने के लिए कहा, और स्पर्धा इन लोगों ने जीत भी ली। सिंधु बंदी यानी समुंदर, अगर आप समुंदर पार कर जाए तो आपका धर्म भ्रष्ट होता है, ये बेड़ी तो उन्होंने खुद ने तोड़ी थी, लेकिन जो वेदोक्त बंदी जो उन्होंने तोड़ी, तो ये सब काम उसके लिए उन्होंने किया। वो 13 सालों में उन्होंने किया, काम किया। मतलब सिर्फ क्रांति ही नहीं, जो सामाजिक, जो एक समाज क्रांति भी किया, समाज क्रांति भी उन्होंने, बहुत अच्छा शब्द है, समाज क्रांति भी की है। और सावरकर जी ने भाषा शुद्धि के लिए भी बहुत उनका योगदान है, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। शिवाजी महाराज की जीवन का सावरकर जी पे बहुत प्रभाव था, और शिवाजी महाराज ने रघुनाथ पंडित द्वारा वहाँ पे जो शब्द, परकीय शब्द आते थे भाषा में, तो उसके लिए प्रतिशब्द बनाने के लिए रघुनाथ पंडित द्वारा एक कोश तैयार किया हुआ था। तो सावरकर जी ने भी बहुत सारे शब्द मराठी भाषा में खुद तैयार किए, जो पुराने शब्द थे वो प्रचार में उन्होंने लाए। जैसे अभी आप चित्रपट की बात कर रहे थे, तो चित्रपट, बोलपट, दिग्दर्शन, कलागृह, बाह्य चित्रण, ये सब सावरकर जी की दी हुई देन है। मतलब जैसे जो हम बात करते हैं तो उसकी जगह पे ये शब्द इस्तेमाल किए जाए। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, जो भी परकीय शब्द आते थे, जैसे हुतात्मा ये शब्द है, हम सभी ने शहीद ना कहते हुए हुतात्मा शब्द का उपयोग करना चाहिए। जैसे महापौर शब्द है, ये सावरकर जी की दी हुई देन है। बहुत, मतलब ऐसा मुझे लगता है कि ऐसे कोई भी ये नहीं होगी जिस पे सावरकर जी ने काम नहीं किया हो। बिल्कुल। बहुत ही सुंदर। और मुझे ये पूछना था कि जो सावरकर जी की जो जन्मभूमि है, तो आप कभी वहाँ पे गई है? सावरकर जी की जो जन्मभूमि है नासिक के पास है, वो भगोर में उनका घर है, सावरकर वाड़ा। तो पुरातत्व डिपार्टमेंट के पास, आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास वो है। तो उनकी एक दत्तक योजना है। तो वो घर जो है वो स्मारक के पास है अभी, उसकी देखभाल करने के लिए। तो मैं वहाँ पे बहुत बार जाती हूँ। रणदीप हुडा जी को भी आपने देखा हुआ, मैंने उनका वीडियो देखा था। उस वक्त हम नहीं जा पाए। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे आप कह रहे कि आजकल कोई ज़्यादा पढ़ता नहीं है, तो वहाँ पे मतलब सावरकर स्मारक में भी जितनी किताबों की बिक्री नहीं होती होगी, उससे कई ज़्यादा किताबें वहाँ पे उसकी बिक्री होती है। अच्छा। और मुझे आनंद इस बात का है कि वहाँ पे जो पुस्तकें बिक जाती है उसमें सावरकर जी का माझी जन्मठेप और मेरी जो पुस्तक है जो मैंने बच्चों के लिए लिखी है वो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा उसका सेल होता है, बेस्ट सेलर कह सकते हैं। इसका मुझे आनंद है। और सावरकर जी दादर में जहाँ रहे, सावरकर सदन, उस इमारत में भी एक रूम जो है वो सावरकर स्मारक के पास है। अच्छा। सावरकर जी की तस्वीर वहाँ पे है, जो कोट वो पहनते थे, वो जो छतरी उनके पास रहती थी, ऐसी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे रखी हुई है। बहुत ही अच्छा। और इसी के साथ
मुझे आपसे मिलके मुझे आपसे और भी बातें करनी है और भी जानना है, लेकिन हम एक और पॉडकास्ट भी उस पे कर सकते हैं, तो हम और बातें करेंगे सावरकर जी के बारे में। लेकिन आप मेरे कहने पे आप यहाँ पे आई मेरे यूट्यूब चैनल पे, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आना ही चाहिए, जो भी कोई बुलाता है, क्योंकि सावरकर जी के विचारों का प्रसार और प्रचार यही हमारा काम है, यही व्रत मैंने लिया है, तो मुझे आना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, जो भी कोई बुलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको कैसी लगी आज की पॉडकास्ट? मुझे तो आज की पॉडकास्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी। मुझे आज बहुत कुछ नया सीखने को नहीं, मैं बोलूँगी कि मुझे आज बहुत कुछ नया पता चला, जो मैंने किताबें तो पढ़ी है, लेकिन ये जो आज मुझे बातें पता चली वो मुझे सच में पता नहीं थी। तो ये पॉडकास्ट आपको भी कैसे लगी वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आप पर्टिकुलरली किसी विषय पे पॉडकास्ट सुनना चाहते हो तो वो भी आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं ज़रूर प्रयास करूँगी कि उस विषयों पे मैं और भी पॉडकास्ट बना सकूँ। तो हम बहुत ही जल्द एक और पॉडकास्ट के साथ आ रहे हैं जो इसी तरह बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और मैं ख़ास करके ये जो जगह है शाकुंतल कला मंदिर, उनका भी उनके आभार प्रदर्शित करना चाहूँगी कि उन्होंने ये जगह हमें दी है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू।